Welcome to VLearn. This is session number 11 of Business Intelligence and Tools. In this session, we are going to cover following topics: data extraction, roles of ETL tools, that is extraction, transformation and loading tools, importance of source identification. First of all, data extraction. What is data extraction? Data plus extraction दो वर्ड्स हैं, मीन्स हमें डाटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट करना है. सो डाटा एक्सट्रैक्शन इज जस्ट अ एक्ट or the process of extracting data out of which is usually unstructured or badly structured. Data sources are added data processing or data storage or data migration. Normally जो डाटा एक्सट्रैक्शन है वो आपकी जैसे एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और डाटा जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मली आपका एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, मीन्स उसका कोई स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होता, इट इज़ बैडली स्ट्रक्चर्ड. मोर ओवर जो डाटा सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम डाटा प्रोसेसिंग में ऐड करते हैं या अपनी स्टोरेज में यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर एक्सट्रैक्टेड डाटा ओनली. द पर्टिकुलर डाटा that can be extracted from the web is an example of this. The internal pages in the HTML, XML can be considered to be unstructured data source because there are wide variety in the code style. मीन्स अलग अलग कोड स्टाइल होते हैं, तो हमारा HTML और XML हम उसे भी एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की तरह डील कर सकते हैं. इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस, वायलेशंस होते हैं जो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर नॉर्मली हम यूज़ में नहीं लाते. यूजुअली जो आपके अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सोर्सेज हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके वेब पेजेस, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, स्कैन टेक्स्ट, मेन फ्रेम रिपोर्ट्स एंड योर स्पूल फाइल्स एंड एक्सेट्रा. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. मीन्स ऐसे डाटा का सोर्स, ये आपके ऐसे डाटा सोर्स हैं जिसके अंदर डाटा जो है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में है रादर देन इन स्ट्रक्चर्ड मैनर. सो हमें इनमें से ही डाटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने नीड का बनाना होता है. सो extracting the data from these sources, that is unstructured sources, has become a considerable technical challenge. Whereas जो आपकी हिस्टोरिकल डाटा एक्सट्रैक्शन है उसका मतलब होता है जस्ट इससे डील करना कि फिजिकल हार्डवेयर फॉर्मेट क्या है, आपको वहाँ से डाटा को उस फॉर्मेट में लेके आना है और आपकी किस फॉर्मेट की नीड है जस्ट उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करना है. रादर देन अब आपका टास्क चेंज हो गया कि जितने भी आपके अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज हैं वहाँ से डाटा ला के आपको सबको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फॉर्म करना है. सो द राइजिंग प्रोसेस ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द वेब इज़ ऑल्सो नोन एज वेब स्क्रैपिंग. मीन्स हम वेब से डाटा ला रहे हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसे एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम में डिस्प्ले कर रहे हैं जिससे कि वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट हो जाए. नाउ देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ एडिंग दीज स्ट्रक्चर्स टू एनी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. इन दिस we have number of forms, like first of all by using a text pattern matching, जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी कहते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू रिकॉग्नाइज द स्मॉल एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल देयर आर रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स इन द रिपोर्ट एंड दीज रिलेटेड डाटा फ्रॉम हेडर एंड फुटर. सो ये आपका एक टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग है जिसके अंदर आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट में कौन सा रिकॉर्ड है और पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड से रिलेटेड आपके हेडर और फुटर में कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए. सेकेंड फॉर्म इज यूजिंग द टेबल बेस्ड अप्रोच विच इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज द कॉमन सेक्शंस विद इन अ लिमिटेड डोमेन. फॉर एग्जाम्पल इन रिज्यूम्स वी आइडेंटिफाई द स्किल्स, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सेट्रा. सो टेबल बेस्ड अप्रोच हमारी वो अप्रोच होती है जिसमें हम कॉमन सेक्शन के थ्रू ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा डोमेन कहाँ तक लिमिटेड है. जैसे कि आपका रिज्यूम के अंदर आप स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हो, आपने प्रीवियसली क्या वर्क एक्सपीरियंस है, मोर ओवर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सब कुछ आपसे रिलेटेड डाटा मुझे उस टेबल बेस्ड अप्रोच में मिल जाता है. यूजिंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ कॉमनली यूज हेडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट योर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन. दिस इज़ अ पर्टिकुलर हेडिंग जिससे देखते ही पता चलता है कि इसके अंदर का जो सब कंटेंट है उसके अंदर आपने क्या मेंशन किया होगा. Next form is using the text analytic to try to understand the text and then link it to other information. So these are particular some forms. By using them you can perform a process of adding structure to any unstructured data. So अगर आपको एक unstructured data को structure provide करना है, so these are some ways. इसके अंदर हम normally table based approach तो use करते ही हैं जब हम अपना resume बनाते हैं day to day life में.
Next is your role of ETL process, that is extraction, transformation and loading. The data warehouse should be loaded regularly so that the purpose of facilitating the business analysis can be served. मीन्स जो आपका ये डाटा वेयर हाउस है उसको हमें रेगुलर बेसिस पे ही लोड करना होता है, बिकॉज उसकी इन्फॉर्मेशन से ही हम आगे बिजनेस एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं. Just in order to perform this operation, data from one or more operational system must be obtained and copied into the warehouse. And the process of obtaining that data from the source system and bringing it into the data warehouse is extraction, transformation and loading. That is ETL. Data warehouse से डाटा आप डेली उसके अंदर स्टोर करना, और जो डाटा आप लेके आ रहे हो वो ऑपरेशनल सिस्टम्स के थ्रू आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो नॉर्मली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और जो ऑब्टेन किया है उसे एक वेल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लास्टली टू लोड दैम इन अ वेयर हाउस. सो दिस इज़ दी overview of ETL process: extraction, transformation and loading. ETL is just as simple because it omits the transportation phase and indicates that each of other phases of the process is different. Means हर एक phase दूसरे phase से बिल्कुल different है, एक distinct task perform कर रहा है. The whole process along with data loading is referred to as ETL. Particularly, this ETL relates to a broad process and not to a 3 well-defined steps. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़ी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपकी जस्ट ये एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग हो गई एंड देन इज एनफ. The methodology and task of ETL has been well known for many years. Moreover, जो आपका IT बैकबोन होती है, हम वो भी इसी पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं अपने डाटा वेयर हाउस को. It is just like your IT backbone for any enterprises. Normally, the data has to be shared between the applications or systems, or we can even try to combine them to give at least 2 applications the same picture of the world. जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशंस या सिस्टम के बीच में, तो मेन पर्पस आपका होता है कि उन डाटा को कंबाइन करके एक वेल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ताकि जो दोनों एप्लीकेशंस जो उस पर्टिकुलर डाटा को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सेम पिक्चर अपीयर हो उस पर्टिकुलर डाटा की. मोरोवर, इन डाटा वेयर हाउस environments, apart from exchange, there is an additional burden of integrating, rearranging and consolidating the data over many systems. Thus, we are providing a new combined information base for business intelligence. So the data volume in the data warehouse environment tends to be very big because of this whole process. Particularly in the ETL process, that is extraction, transformation and loading process, during the extraction phase, the desired data will be identified and extracted from many different sources, and it particularly includes the database system and applications. Often it is not possible to recognize the particular subset of interest. Therefore, more data than required has to be extracted so that the recognition of the appropriate data can be done at later point in time. So normally main concern हमारा होता है एक डाटा को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना कि अल्टीमेटली उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है. Depending on the source system capabilities in the operating system resources, some transformation can take place during the extraction process. The size of extracted data can range from 100 of kilobytes up to gigabytes. नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपने जो साइज़ जितना डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उस डाटा का साइज़ क्या है. वो हो सकता है कि 100 ऑफ किलोबाइट्स ही हो या फिर मेजरली गीगाबाइट्स की टर्म में चला जाए. The same is true for the time delta, which is between two logical identical extraction, where the time span can differ between days, hours, moreover minutes to a near real time. After this extraction of data, it has to be physically moved to the target system or to any intermediate system. That is, normally जब आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो आपका पर्पस रह गया उसे फिजिकली मूव करना या तो अपने टारगेट पे या फिर किसी इंटरमीडिएट सिस्टम में जो आपकी टारगेट सिस्टम के बीच में और आपके बीच में है. वो जस्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है. मीन्स सेंडर से डाटा लेगा और टारगेट सिस्टम तक जाने तक उसके अंदर प्रोसेसिंग करेगा.
Depending on the selected way of transportation, some transformation can be done during this process. For example, we can take an example of SQL statement which can be directly accessed to any remote target through just a gateway, and can also concentrate on two columns using the select statement. So this particular is the example of your that intermediate system, or your physical storage of transaction, or physical storage on target system. This is the extract, load and transform phase. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट, आपके पास एक बहुत बड़ा लेगेंसी सिस्टम डाटाबेस है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है जस्ट फॉर योर ओन नीड. देन द इंटरमीडिएट डाटाबेस में आप एक्सट्रैक्शन और लोडिंग के बीच में होते हैं. मीन्स ऐसा फेज जहाँ पे आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जस्ट टू गेट लोडेड इन. एंड एट द लास्ट there is a load phase, and it load phase the intermediate database generates a data which is ultimately stored in a warehouse database, and you will reach to your final destination. So this is the whole preview of extract, load and transform, that is ETL process. And basically it solves the problem of loading the data initially into data warehouse by just keeping it updated and resolving discrepancy. So this ETL utilities were developed for the particular purpose only. Now the ETL tool is the key of success is the transformation function. मीन्स ETL प्रोसेस के अंदर जो मेन कंसर्न है आपका, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है जो कि एक्सट्रैक्ट और लोड के बीच में एग्जिस्ट करता है. पर्टिकुलरली द ट्रांसफॉर्म फंक्शन is the key to success and helps to apply a series of rules to an extracted data so that it is correctly formatted by loading into the data warehouse. So जितना भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन में रूल्स अप्लाई करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो ही आपके एक्सट्रैक्टेड डाटा को एक पर्टिकुलर शेप या फिर करेक्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को डाटा वेयरहाउस में लोड कर सकते हैं. So in particular, we can take an example of transformation rules. First of all, selecting the data to load. At the very first moment, you need to select the data which you want to load. Then translate that particular encoded items. Encoded and standardization the free forms value. Then driving the new calculated value. For an example, if you are calculating the sale price, so for that you have two values with you, price and discount, and perform some calculation on them, like sales price is equal to price minus discount. You can get the correct value of sales price, that is deriving the new calculate value based on the previous. Ultimately merging of data from multiple sources, then summarizing or aggregating certain rows and columns, then splitting a column into multiple column. For an example, if there is a कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, सो उसको अगर आपको स्टोर करना है तो आप एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट कर रहे हैं. देन रिजॉल्विंग द डिस्पेरेंसीज बिटवीन योर सिमिलर डाटा टाइप्स और डाटा आइटम्स, वैलिडेटिंग द डाटा, एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंश्योरिंग द डाटा कंसिस्टेंसी. सो नॉर्मली सिलेक्टिंग फेज स्टार्ट होता है डाटा को सिलेक्ट करने से, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स अप्लाई होते हैं, एंड फाइनली यू रीच टू योर extracted data, transformed data, or we can say that which is data consistency. Moreover, जो ETL tools होते हैं वो बहुत सारी functions perform करते हैं. Like हो सकता है कि वो integration of multiple data sources into a well structured database for use in a complex analysis. The ETL process will have to be executed periodically. सच एज पीरियडिकली मीन्स कुछ पीरियड के बाद हमें उसे एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करना चाहिए, एंड द पीरियड कैन बी ऑफ डेज, डेली, वीकली, मंथली. दिस पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन एनी बिजनेस नीड्स. द प्रोसेस of this type is known as offline ETL, as the target database is not always updated. अगर हमेशा अपडेटेड होगा तभी तो ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये नॉर्मली अपडेटेड नहीं होता, तो ये आपका एक ऑफलाइन ETL टूल होता है. There are certain drawbacks related to this
ETL, that is offline ETL. फर्स्ट वन इज डाटा इन द डाटा वेयर हाउस कुड बी वीक्स लोड. हो सकता है कि डाटा वेयर हाउस के अंदर जो डाटा है वो कुछ हफ्ते पुराना हो, और अगर आप उस डाटा वेयर हाउस से अभी डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अप टू द मार्क है. सो नॉर्मली जब आप ऑफलाइन ETL टूल्स में डील करते हैं तो डाटा हमेशा अप टू मार्क नहीं मिलता, मीन्स अपडेटेड नहीं होता. Therefore, it is helpful for planned function but not particularly adaptable for technical uses. Second drawback is the source database typically should be inactive during the extract process. Else, the target database is not in the consistent state following the load. Considering this result, the application must be shut down often for hours. So normally जो आपका source database है वो इनएक्टिव मोड में चलता है जब आपका एक्सट्रैक्शन फेज हो रहा है, तो इससे आपको जो आपका रिजल्ट है एप्लीकेशन का वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है या फिर कुछ घंटों के लिए रुक जाता है. सो दीज आर सर्टेन ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू योर ऑफलाइन ETL. नाउ in this particular we have certain ways of recognizing the source, like the main purpose of ours is to recognize the data source from where we have to extract them. Like in ETL tools we learn about offline tools or offline ETL, and on the other hand we have online. In online we get the information on continuous basis, in contrast to your ऑफलाइन ETL, बिकॉज ऑफलाइन ETL में तो कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते थे, जबकि ऑनलाइन ETL जो टेक्नोलॉजी है वो एक बिजनेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है अगर हमें टेक्निकल डिसीजंस लेने हैं, बिकॉज वो तो बिल्कुल टाइमली बेसिस पे अपडेट होती रहती है. तो उसी हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें किस पर्टिकुलर सोर्स से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हम उसे यूज़ कर सकें अपनी नीड के अकॉर्डिंग. सो सोर्स आइडेंटिफिकेशंस, this particular covers the identification or recognition of all the correct data sources. It doesn't just end with only the identification of the data source, but goes beyond the examination and verification that the identified sources must provide the required value to your data warehouse. The nature of the source data that has to be extracted or captured has to be clearly understood before choosing the data extraction techniques. There are certain techniques related to this particular process, and before choosing them you must clear about what information you want to extract or captured from that particular. सो अगर हमें स्टेप बाय प्रोसेस देखनी है सोर्स आइडेंटिफिकेशंस की, तो नॉर्मली फर्स्टली हम ये देखते हैं कि मुझे कौन कौन से आइटम्स को, जो फैक्ट्स के आइटम्स हैं, मुझे उन्हें सर्च करना है या एनालिसिस करना है. देन ईच डायमेंशन एट्रीब्यूट्स को लिस्ट करते हैं हर डायमेंशंस में. फाइनली टारगेट डाटा आइटम मिलता है जिससे हम सोर्स सिस्टम या सोर्स डाटा आइटम फाइंड करते हैं. देन देयर आर द मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम वन डाटा एलिमेंट. वी चूज द प्रेफर्ड सोर्स, and after that once the source is finalized we select the source field, and after source field is selected you need to establish some rules for getting a certain default values, and lastly we inspect the source data for missing values. So for this identification the best approach to data extraction depends on the need and what the resources are available. ultimately हमारी need क्या है और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं. इन दिस वी हैव वेरियस अप्रोचेस. वन ऑफ देम इज़ रॉ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कोड्स. द एडवांटेजेस रिलेटेड टू दिस रॉ रेगुलर expressions and code are the familiarity of the regular expressions and at least one programming language can be a quick solution. Secondly, the regular expression allows a fair amount of fuzziness in the matching so that the mirror changes or so that the minor changes to the content will not get affected because of this fuzziness. Then we have the need to learn any new language tools won't occur assuming that there is a familiarity between any regular expressions and programming language. अगर regular expressions और programming language में एक फैमिलैरिटी मेंटेन होगी तो हमारे को बहुत कम नीड होगी कोई भी नया लैंग्वेज या टूल्स को दोबारा से यूज़ करने की या फिर लर्न करने की.
The regular expressions are supported in almost all the programming language. So these are some advantages related to your raw regular expressions and code. Then there are certain disadvantages also. First of all, this can be complex for those who don't have a lot of experience. Like learning regular expression is not like going from Perl to Java. It is more like going from Perl to XLLT, means टोटली डिफरेंट कंसेप्ट को यूज़ करके हमें उस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशंस को अपनी प्रोग्रामिंग में दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है. दिस कैन ऑफन बी confusing to analyze. For example, consider the regular expression person that could have created to match something as simple as your email address only. Then, if the content of the match changes, for an example, the web page get changed by adding a new font tag which would be required to update the regular expression. Then the data discovery portion of the process, like we are passing various web pages to get the page that particularly contain the data that is required and can still to be handled. This is a fair complex if there are need to deal with cookies. Now, where to use this approach? We can use this particular approach when there is a small job which has to be done quickly. तो उस केस में हमारे पास रो रेगुलर एक्सप्रेशन कोड्स का जो अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच होती है आपकी ETL के लिए. नेक्स्ट इज अप्रोच इज ontologies and AI. Advantages related to this is this has to be created only once and can more or less extract the data from any page with the content domain that is being targeted. Moreover, this particular data model is generally built in. For example, if the data about the cars from website has to be extracted, then the extraction engine will know the make, the model and the price, which will make it easy to map it to existing data structures. For a simple example, we have to insert a data into a correct location in a particular database. So उसके लिए हमें पूरी information होनी चाहिए, like what we are inserting and how we are inserting and where we are inserting. This requires a little long-term maintenance, as the website changes will likely to be needed to go very little to an extracting engine in order to just relate to the changes. Disadvantages regarding ontologies and AI. Firstly, the need to create and work with such an engine is relatively complex, as the level of skill required to even understand an extraction engine which uses the AI and ontology is much bigger than that of what is necessary to deal with regular expressions. अगर हम इसे regular expressions से combine करें या compare करें, so ये हमारी process और ज़्यादा complex है. Second disadvantage is the type of engine required is expensive to build, as there are many commercial offerings which will give the basis for doing this type of data extraction, but is still required to configure to work with specific content domain targeted. Lastly, we have the data discovery portion of the process that has to be dealt with might not be go well with the approach. Data discovery is just a process of crawling through websites such that it arrives at the page where the data has to be extracted. Means simply हम अपने वेब पेजेस पे सर्च कर रहे हैं एक एक वेब पेज पे जाके कि मुझे इस पर्टिकुलर डाटा कोई मिलता है मैचिंग डाटा या नहीं, और अल्टीमेटली जब तक हमें डाटा नहीं मिलता हम ऐसे ही स्क्रॉलिंग प्रोसेस को गो थ्रू करते रहेंगे जस्ट बाय viewing each and every website for that particular data which I want to extract. So particularly this is about your ontologies and AI, and for this particular approach we can use it when there is a plan on extraction of information from a very large number of sources. सोर्स बहुत बड़ा है पर फिर आपके पास अगर एक पूरा फुल प्रूफ प्लान है एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑन्टोलॉजी और AI अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं. डू इट योर सेल्फ. डिफाइन द डाटा एक्सट्रैक्शन मीन्स आपको डाटा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है कि डाटा एक्सट्रैक्शन होती क्या है. सेकेंडली, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ETL, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. इन तीनों के रोल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, कैसे आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अल्टीमेटली रूल्स लगा के ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड फाइनली यू लोड द पर्टिकुलर डाटा इन योर डाटा वेयर हाउस. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. वी लर्निंग.